नमस्ते सदा वसले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस भट्ट की। ऑनरेबल जस्टिस भट्ट जो सुप्रीम कोर्ट से अभी चंद दिन पहले ही रिटायर हुए हैं और जो उनका आखिरी मेजर जजमेंट था वो LGBTQ के ऊपर था, यानी कि समलैंगिक विवाह से बच्चों का गोद लेना और जो विलक्षण तरह के लोग होते हैं, मतलब नॉर्मल नहीं होते, होते तो नॉर्मल ही हैं लेकिन उनको विलक्षणता फील होती है और उनको कुछ अलग हट के करने की सूझती है और वो हट जाते हैं। तो जो हट जाता है दिमाग से, उन लोगों को के विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई थी। उस पिटीशन में 5 जजों की बेंच बैठी थी। उन 5 जजों की बेंच में ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस उसको हेड कर रहे थे और ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो आज के हैं ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़, उनके विषय में हम सबको अंदाज़ा है कि वो फंडामेंटल राइट को फ्रीडम की तरह खेलते हैं और वो वेस्ट से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को मर्द या औरत बनने का अधिकार, औरत को विवाह करने का अधिकार, पुरुष को विवाह करने का अधिकार। और मैं अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात करूं तो आपको याद होगा कि सौरभ कृपाल साहब जो कि ऑनरेबल जस्टिस BN कृपाल के बेटे हैं, और मैंने ये भी बताया था कि ऑनरेबल जस्टिस BN कृपाल जिस समय कॉलेजियम में थे, ज़्यादातर अभी के जो चीफ जस्टिस हुए हैं उनमें बड़ी संख्या ऐसे चीफ जस्टिसों की है जो ऑनरेबल जस्टिस BN कृपाल के समय, जब वो कॉलेजियम या तो हेड करते थे या फिर कॉलेजियम के पार्ट थे, उस समय जज हुए थे। तो उनका सबका दायित्व भी बनता है कि भाई कर्ज उतारें, फ़र्ज को पूरा करें। इसलिए BN कृपाल साहब जो घोषित गे हैं, गे हमारे यहाँ बहुत तरह के पाए जाते हैं और हमारे यहाँ नहीं, संसार में पाए जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको अंदर से फीलिंग होती है लेकिन समाज की जो सामाजिकता है उसको वो मेंटेन रखते हैं, यानी कि देश का जो वैभव है, देश की जो परंपरा है, जो सामाजिक सद्भावना है, उसको वो मेंटेन रखते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ या उनके अंदर जो विलक्षणता होती है उसको समाज के सामने ढोल बजाकर गाते नहीं, और उनका दायित्व बनता है कि वो समाज की सामाजिकता को मेंटेन रखें, समाज को दूषित ना होने दें। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको समाज के दूषण से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि घोषित कर देते हैं कि मैं गे हूँ और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ऐसा कहते हैं और कहते हैं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं कैसे रहना चाहता हूँ, मैं मर्द के साथ रहना चाहता हूँ या औरत के साथ रहना चाहता हूँ। इसी में सौरभ कृपाल साहब जो कि बहुत अच्छे एडवोकेट माने जाते हैं और LGBTQ के मामले में पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं और उनको आर्गू करते लोगों ने सुना होगा। उनके एलिवेशन की बात कर दी थी और 3 बार उनके एलिवेशन को रिकमेंड किया गया, लेकिन आज की केंद्र की सरकार ने उस पर हर बार ऑब्जेक्शन लगाया और फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि उनकी सेक्सुअलिटी से हमें क्या लेना देना और सेक्सुअलिटी का कोई मतलब नहीं होता और सेक्सुअलिटी और मस्तिष्क से या जो इनकी इंटेलिजेंसिया है उसका सेक्सुअलिटी से क्या लेना देना, सेक्सुअलिटी उनकी ऑटोनॉमी है, उनका फंडामेंटल राइट है, उससे कोर्ट को या सरकार को कोई लेना देना नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि कोई वेश्या भी अगर कोई सेक्सुअलिटी, उसका चूँकि ऑटोनॉमी है, वो अगर पढ़ लिख जाती है और जज बनना चाहती है तो उसको बना देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो अंडू है उसको भी जज बना देना चाहिए। उनका कहने का साफ मतलब था उस समय कि उन सेक्सुअल ऑटोनॉमी होती है, सेक्सुअल ऑटोनॉमी के आधार पर वो क्या करती है समाज और क्या करता है समाज को उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था भी रही है कि ऐसे लोगों को जो समाज की व्यवस्था को समाप्त करें उनको चांडाल कहा गया और उनको परिवार से दूर गांव के बाहर रखने की व्यवस्थाएं करी गई, क्योंकि समाज का चलना आवश्यक है। जितना समाज बिगड़ेगा उतने झगड़े होंगे, उतने विवाद पैदा होंगे, उतने लोग जेल जाएंगे, उतने लोग न्यायालय में आएंगे। न्यायालय तभी बनते हैं जब समाज बिगड़ता है। अगर समाज सुसज्जित हो तो हमें न्यायालय की आवश्यकता नहीं है। अगर समाज सुसज्जित हो, सदाचारी हो, तो फिर हमें
प्रशासन की भी ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए हमने जब भीष्म पितामह से प्रश्न पूछा गया कि राज्य क्या और राजा क्या, शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने कहा कि न कभी राज्य था और ना कभी राजा हुआ करता था, क्योंकि धर्म से सब चलता था और धर्मो रक्षति रक्षता, जिसकी रक्षा प्रत्येक संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी धर्म की रक्षा करना होता था, तो धर्म उनकी रक्षा करता था। ऐसी परिस्थिति में जो धर्मपरायण हो, ऐसी परिस्थिति में उनके बीच में ना राजा की ज़रूरत है ना राज्य की ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे समाज में विकृति आई तो विकृतियों ने द्वेष पैदा किया, द्वेष से लोभ पैदा हुआ, मोह पैदा हुआ, तृष्णा पैदा हुई, और जब उनके ये बच्चे हो गए तो उनके बीच में विवाद होना स्वाभाविक था। तो उस विवाद को कंट्रोल करने के लिए एक नेतृत्व की आवश्यकता थी, उस नेतृत्व को ही राजा कहा गया। लेकिन नेतृत्व कितने एरिया में कर सकता है, उसको लेकर उसकी परिधि या सीमा बनाई गई, तो राज्य और राजा की कल्पना आई। लेकिन इस कल्पना के बाद समाज बिगड़ता चला गया, और जैसे जैसे समाज बिगड़ता है वैसे ही प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है, पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, जेल की ज़रूरत पड़ती है, न्यायालय की ज़रूरत पड़ती है, न्याय व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। वो तभी पड़ती है जब समाज विकृत मानसिकता का हो जाता है, और समाज की विकृत मानसिकता को सुधारना समाज के महर्षियों का काम है कि वो समाज को विकृत ना होने दें, अगर उनको राज्य को सुव्यवस्थित चलाना है तो। लेकिन जब राज्य सुव्यवस्थित चलाने वाले लोग ही विकृत मानसिकता के हो जाएं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस राज्य का भगवान ही मालिक है, उस देश का भगवान मालिक है। आपको याद होगा फ्रेंच के एक सेनापति से जब पूछा गया कि भाई फ्रेंच में क्या समस्या है, तो उन्होंने कहा फ्रेंच की समस्या सबसे बड़ी ये है कि फ्रेंच जवानी आधी मधुशालाओं में घूम रही है, रात रात भर जगती है, और इसलिए फ्रांस कमज़ोर होता चला गया। नहीं तो फ्रांस भी ब्रिटिश एम्पायर की तरह एक समय बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिस देश की जवानी विकृतता में आ जाएगी वो देश बहुत मजबूत नहीं रह सकता। अतः ये आवश्यक है कि समाज की विकृतता को समाप्त किया जाए। जिस समय आप समाज की विकृतता को समाप्त कर लेंगे, मानसिक स्थिति अपने बच्चों की, परिवार की, वंशजों की, अड़ोस की, पड़ोस की, सभी जाति पंथ संप्रदायों की सही कर लेंगे, तो वो किसकी आराधना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, क्या उनके मन की धारणा है, क्या घर में करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सब इररेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन विकृति जैसे जैसे बढ़ेगी तो फिर हम सब देख रहे हैं कि इस्लामिक विकृति ने क्या हाल किया पूरे विश्व का, ईसाई विकृति ने पूरे विश्व का क्या हाल किया, और हमारे देश में भी जो भ्रष्ट लोग हुए हैं, जो मार्गदर्शक भ्रष्ट हुए हैं, उनकी विकृति ने क्या हाल देश का करके रखा है। इसलिए विकृति न होने पाए ये समाज की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जब विकृतियों के आधार पर विकृतियों को सॉल्व कर, विकृतियों की वजह से जो समाज में अव्यवस्था फैली, उसको लेकर न्यायालय बैठा हुआ है, और न्यायालय अगर विकृति पर काम ना करके, समाज की व्यवस्था पर काम ना करके न्याय पर काम करेगा, तो आप ये मानकर चलिए कि व्यवस्था बिगड़ती जाएगी, तो न्याय करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और उसी समाज से निकलकर जज भी आएंगे, उसी समाज से निकलकर डॉक्टर आएंगे, उसी समाज से निकलकर वकील आएंगे, जो खुद भी विकृत मानसिकता के हो सकते हैं। और जब विकृत मानसिकता का व्यक्ति कोई इलाज करेगा तो आप समझिए कि वो उसकी जड़ तक नहीं पहुंच सकता, अतः वो जीवन भर इलाज ही करता रहेगा, किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ नहीं होने देगा। हमारे देश में ये एक समस्या है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब रिकमेंडेशन किया सौरभ कृपाल का, तो केंद्र सरकार ने उनको मना कर दिया। पहले इस बात को लेकर मना किया कि उनके मेल पार्टनर किसी एम्बेसी में काम करते हैं, फिर इस बात को लेकर मना किया कि भाई समाज में ये मैसेज गलत जाएगा, फिर इस बात को लेकर कुछ नहीं कहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार भेजा तो वो उनकी फाइल रखकर बैठ गए। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच में ये मुद्दा चल भी रहा है, और लगातार केंद्र को वो डायरेक्शन देते जा रहे हैं, हड़का धमका भी रहे हैं, बड़े बड़े भाषण हो गए, बेंच बनाम वाइस प्रेसिडेंट हो गया, बेंच बनाम लॉ मिनिस्टर हो गया, और ये बहुत कुछ हो गया। लेकिन स्थिति वैसी की वैसी है। ऐसी सिचुएशन में LGBTQ के राइट को लेकर कोर्ट में केस आए, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहें कि नहीं, आपको बच्चे गोद लेने का अधिकार है, आप साथ में रह सकते हैं, आप साथ में रहिए, किसी ये अपराध नहीं है, लेकिन हम इसको लीगल जामा नहीं पहना सकते, ये पार्लियामेंट का काम है, कानून उनसे बनवाइए।
लेकिन सारे राइट प्रोवाइड कर दिए। आप सोचो, बच्चे लेने का, गोद लेने का अधिकार अगर दे दिया तो इनडायरेक्ट वे में उनकी मैरिज, उनके कोलिशन को भी रिकमेंड कर दिया या प्रोटेक्ट कर लिया। तो बात वहीं की वहीं आ गई। केवल कानूनी रूप तो, कानून तो नहीं बना कर रखा, लेकिन उन 3 जजों की बेंच में ऑनरेबल जस्टिस भट्ट एक ऐसे जज थे जिन्होंने, जो रिटायर होने वाले थे 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, उन्होंने उस जजमेंट में अपना व्यू दिया और अपने व्यू को देते हुए ऑनरेबल जस्टिस भट्ट ने कहा कि हमारे देश में, हमारे देश की स्थिति में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के साथ रहना चाहिए और हमारे देश में इस पर कानून बनाने का तो संसद को अधिकार है, नो डाउट, लेकिन मैं चीफ जस्टिस की बात से सहमत नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने डायरेक्शन दे दिया, उन्होंने लिख दिया। उनके जजमेंट के साथ ही ऑनरेबल जस्टिस नरसिम्हा और ऑनरेबल जस्टिस हुमा कोहली उनके साथ चली गई, यानी कि 3-2 से जजमेंट आ गया। और उसके बाद आप सोचिए कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने किसी यूनिवर्सिटी में या किसी स्थान पर भाषण देते समय, कोई लेक्चर लेते समय ये कहा कि मैं अभी भी अपने जजमेंट पर अड़िग हूँ। यानी कि अगर वो जजमेंट दोबारा क्लेम होता है और 7 जजों की बेंच बैठती है और उसमें चीफ जस्टिस हेड करते हैं आज के, और 4 जजेस अगर उस फेवर में आ जाते हैं तो अभी वो जजमेंट पलटा जा सकता है, ऐसा हम देख सकते हैं। क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को कोई दूसरी रीजनिंग जो ऑनरेबल जस्टिस भट्ट ने दी, उस रीजनिंग के को उनको समझ नहीं आया। ऑनरेबल जस्टिस भट्ट के मामले में एक बात साफ होती जा रही थी कि ये विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, ये देश के बेसिक स्ट्रक्चर को जानते हैं, कानून के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं, देश के बेसिक स्ट्रक्चर को जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जानते हैं, प्राकृतिक न्याय को जानते हैं, और प्राकृतिक न्याय को जानने वाला ही देश में सफलतम व्यक्ति हो सकता है। इसीलिए ऑनरेबल जस्टिस रविंदर भट्ट रिटायर होने के बाद उनके कुछ लेक्चर्स हुए तो बड़े अप्रिशिएट हुए, लेकिन ये हो रहा था कि भाई अब रिटायर होने के बाद कुछ दिन तो साल 6 महीने तक खूब बोलते हैं और उसके बाद कहीं चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने उनको एक काम दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर अर्चना मिश्रा ने एक अनाउंसमेंट किया है, ऑनरेबल जस्टिस भट्ट को अपॉइंटमेंट दिया है। आउटलाइंस उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी सोनीपत है, उसमें उनको प्रोफेसर के लिए, मतलब टीचिंग के लिए इनवाइट कर लिया है और उनका अपॉइंटमेंट कर दिया है। NLU सोनीपत वो यूनिवर्सिटी बनी जिसने ऑनरेबल जस्टिस भट्ट को अपने यहाँ लगा लिया है। इसके बहुत सारे, एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, उस प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि भाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ जो आज का फार्मूला है, जो आज का थॉट है, जो देश का थॉट है, जो देश की प्रगति का थॉट है, और अनपैरेलल जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उस लीगल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग को हमारे बच्चों को समझना आसान हो जाएगा। पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, दूसरा LGBTQ जजमेंट को लेकर देश ने उनका बहुत सम्मान किया है क्योंकि देश के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाता है। और जो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रेस रिलीज की गई है उसमें कहा गया है कि एक तो हमको एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलेगी, दूसरा हमको रियल वर्ड्स इनसाइट्स मिलेंगे, हकीकत क्या है, तीसरा मेंटरशिप हमको मिल रही है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि जस्टिस भट्ट जहाँ पर बैठेंगे उनके बहुत सारे फॉलोवर्स होंगे, उनसे बहुत सारे इम्प्रेस लोग होंगे, उनके जूनियर होंगे, उनके सीनियर होंगे, उनके साथ काम किए हुए लोग होंगे, और जो मेंटली उस मानसिकता के लोग हैं वो खींचेंगे। इनहेंस रेपुटेशन होगी, मतलब यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन भी जस्टिस भट्ट के आने से बढ़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा। यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष, जो कि डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स हैं, उन्होंने जस्टिस भट्ट को के इंसाइट्स के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए और उनकी जो गहराई है कानून में, उसके लिए अप्रिशिएट करते हुए कहा है कि अनडिबेटेबल है वो, उस पर कोई डिबेट नहीं की जा सकती, वो इतने रिच हैं अपने मामलों के। मुझे लगता है कि ऑनरेबल जस्टिस भट्ट को जो सरकार की तरफ से, या मैं कहूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से और नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की तरफ से आती है, उसकी तरफ से जो तोहफा उनको टीचिंग लाइन में दिया गया है, मुझे लगता है उससे अच्छा तोहफा नहीं हो सकता। क्योंकि आप याद करिए कि गुरु नानक देव जी की बाड़ी थी, एक गाँव में गुरु नानक देव जी गए, उस गाँव में बड़े बदतमीज़ टाइप के लोग थे, बड़ा इंसल्ट करने वाले थे,
बाद में जब गुरु नानक देव जी वहाँ से निकले तो उनको आशीर्वाद दिया कि तुम अपने गांव में सुखी रहो, अपने गांव में ही रहो और खूब अपने गांव की तरक्की करो। गुरु नानक देव जी दूसरे गांव में गए तो वहाँ पर लोग बड़े सज्जन थे, लोग बड़ी सेवा कर रहे थे, सदाचारी थे। गुरु नानक देव जी ने उनको जब आशीर्वाद दिया तो उस आशीर्वाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारी कीर्ति पूरे विश्व में फैले, तुम पूरे विश्व में भ्रमण करो, इस गांव को छोड़कर दूसरे शहरों में निवास करो। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि जो बहुत अच्छे लोग हैं उनको भटकने के लिए कह रहे हैं और जो बड़े बुरे लोग थे उनको गांव में सुखी रहने की बात करते हैं। गुरु नानक देव जी ने उनको जवाब दिया कि जो बहुत बुरे लोग थे वो सुखी तो रहें लेकिन गांव से बाहर न जाएं। गांव से बाहर जाएंगे तो उनकी जो 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 निष्क्रियता है, जो उनके अपयश के कार्य हैं वो पूरे विश्व को या दूसरे गांव को दे देंगे। लेकिन जिस गांव के भले लोग हैं वो विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे तो उनको वो अपनी शीतलता देंगे, वो अपनी शीलता देंगे, वो अपना सदाचार देंगे। इससे विश्व को सीख मिलेगी। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ ऑनरेबल जस्टिस भट्ट के साथ हुआ कि ऑनरेबल जस्टिस भट्ट जितनी यूनिवर्सिटियों में लेक्चर लेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर लेंगे, जितना उनका प्रभाव बढ़ेगा उतने जहाँ जिस जगह पर उनको भेजा गया है, जिस जगह पे उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, वहाँ से वो लाखों लोगों को तैयार करके, लाखों लॉ स्टूडेंट्स को तैयार करके देश के लिए तैयार करेंगे, देश की संस्कृति के लिए तैयार करेंगे। कानून से ज़्यादा आवश्यक संस्कृति है, क्योंकि कानून अगर पूरा समाज भ्रष्ट हो जाए तो कानून और शासन में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो उस पूरे समाज को जेल भेज सके और उस पर मुकदमा चला सके। ये तो केवल चोरों के लिए है, उतने लोगों के लिए जो भ्रष्ट हो चुके हैं, उतने लोगों के लिए प्रशासन, जेल और न्यायालय होता है जो संस्कृति से भटक चुके हैं, जिनके संस्कार खत्म हो चुके हैं, जिनको ईश्वर का खौफ नहीं बचा, जिनका सेल्फ रियलाइजेशन नहीं बचा, जिनका अंतर आत्मा खत्म हो गई है, वो लोग अपराध करते हैं, वो लोग गलत करते हैं, उनके लिए न्यायालय होता है। तो न्यायालय में अगर वो लगातार बैठेंगे तो सिर्फ पापियों को देख रहे हैं, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में बैठेंगे तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों को और देखेंगे और एक बड़ी सीरीज़ तैयार करेंगे। गुरु नानक देव जी का पूरा फार्मूला मुझे लगता है ऑनरेबल जस्टिस रविंदर भट्ट के ऊपर साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो यूनिवर्सिटी में गए हैं। लोग निकृष्ट देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चले गए, क्या हो गया, लेकिन वो नेशनल यूनिवर्सिटी है और वहाँ जो बच्चे तैयार होंगे, ऐसे हजारों लाखों बच्चे देश का भला करेंगे, अपना सदाचार फैलाएंगे, अपने आचरण से लोगों को प्रभावित करेंगे, देश के बारे में जानकारी लेंगे और देश के समाज को सही करने के लिए जो ऑनरेबल जस्टिस भट्ट के विचार हैं उन विचारों को स्प्रेड आउट करेंगे, जिससे देश का भला होगा और मुझे लगता है कि देश का उत्थान होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।